हेलो एवरीवन। सो वी आर अगेन हेयर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, पीवाईक्यू एनालिसिस। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ें, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके मन में ये डाउट होगा कि जो मैं पढ़ा रही हूँ पता नहीं वो एग्जाम में आएगा भी कि नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए पीवाईक्यू एनालिसिस। अभी हम पेपर 2022 में जो हुआ था उसका पेपर एनालिसिस करेंगे। इससे हम ये एनालाइज करके देखेंगे कि हिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस आए हैं, ज्योग्राफी में कितने आए हैं और सिविक्स में कितने आए हैं। ठीक है, इनकी वेटेज क्या है। ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, क्या वो कॉन्सेप्चुअल है या वो फैक्चुअल है। ठीक है ना। जैसे कि सीटेट में हमने देखा, सीटेट में हमारा जो है कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल भी थे बट मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन क्या थे, कॉन्सेप्चुअल थे। बट यूपी टेट में क्या होता है, यूपी टेट में आपका मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, फैक्चुअल होता है। तो इसीलिए आज हम पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं। और इन पीवाईक्यू एनालिसिस को करने के बाद आपको भी ये चीज बहुत अच्छे से रियलाइज हो जाएगा कि हम जो भी क्वेश्चंस में जो भी ये यू एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सीरीज में जो कुछ भी करा रही हूँ उससे बाहर एग्जाम में एसएसटी में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिए जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो कोई किसी भी तरीके के पेड बैच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। क्योंकि आई कैन अश्योर यू कि ये जो एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सीरीज मैंने स्टार्ट की है, ये इनफ होगी आपके लिए यूपी टेट की प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, अगर आप इस पूरे सीरीज को बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं, बहुत ही सिंसेरिटी के साथ पढ़ते हैं, तो आई एम 100% श्योर कि आपका एसएसटी का जो टॉपिक है उसमें से कोई भी जो क्वेश्चन है आपका इससे बाहर नहीं आएगा। तो हम अपना जो है पीवाईक्यू एनालिसिस शुरू करते हैं। देखो, ये जो है क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है यूपी टेट का है 2022 का, जो लास्ट हमारे एग्जाम हुए हैं 2022 में उसका है। सोशल स्टडी का है। टोटल इसके अंदर जो है आपके 60 क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन मैंने उन क्वेश्चंस को लिया है जो जो हमारा हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी बेस्ड है। ठीक है, तो देखो अब इससे आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या आते हैं, वेरी वेरी फैक्चुअल आते हैं। यूपी टेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। यूपी टेट में मैंने 1000 क्वेश्चन की ना एक सीरीज भी बनाई हुई है सीटेट के नाम से। 1000 क्वेश्चन है जिसमें हिस्ट्री में, सीटेट हिस्ट्री में 1000 क्वेश्चन है। आप उन 1000 क्वेश्चन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लीजिए। पीडीएफ आपको जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको जिस भी टॉपिक का पीडीएफ चाहिए आप कमेंट में नीचे पीडीएफ लिख दीजिए और यूपी टेट रेडी लिख दीजिए, आपको टेलीग्राम पर उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो और इसके अलावा मैंने बहुत सारे ना एनसीईआरटी के चैप्टर्स जो हैं जो आपके इसमें हैं सिलेबस में इन्वॉल्व, वो जो है चैप्टर्स काफी डिटेल में भी करवाई हुई हैं पहले भी, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। और बाकी जो अभी हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें मैंने ज्योग्राफी का भी करवाया हुआ है, इसके बाद अभी हिस्ट्री और बाकी सब भी हम अभी स्टार्ट करेंगे करना, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं बिना किसी पेड कोर्स में इन्वॉल्व हुए। हु इज द फाउंडर ऑफ दीन इलाही, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो दीन इलाही है उसका फाउंडर कौन है। अकबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी या मोहम्मद गजनवी। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा। हु इज द फाउंडर ऑफ दीन इलाही। तो देखो, दीन इलाही का जो फाउंडर है वो हमारे कौन है, अकबर है ना। अकबर क्या है, हमारे दीन इलाही के फाउंडर है। और इन्होंने जो है ये स्टार्ट किया था दीन इलाही, लिखा था इसके अंदर, मतलब ये फाउंडिंग इसकी की थी, और इसके अंदर क्या था, सभी धर्मों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, ऑल ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, इन वोज रेन डिड हुआंग सांग केम टू इंडिया, किसके शासन काल में हुआंग सांग नाम का जो एक चाइनीज ट्रेवलर थे। ठीक है, मैंने ना हिस्ट्री में एक बहुत ही डिटेल वो बनाया हुआ है टॉपिक, उसके अंदर इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से, न्यू एनसीईआरटी करके है, न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री, उसमें बहुत ही अच्छे से इस चाइनीज टेरर के बारे में मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि ये जो थे हर्षवर्धन के समय में आए थे। ठीक है ना, हर्षवर्धन उस समय कहाँ के किंग थे, कन्नौज के। कन्नौज में ट्रिपरटाइट स्ट्रगल करके जो है उसका वीडियो का नाम है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो कन्नौज में हर्षवर्धन जो थे वो रूल कर रहे थे और उन्होंने जुआंग जैंग को वहां पर इनवाइट किया था अपने दरबार में। बेसिकली जुआंग जैंग एक चाइनीज ट्रेवलर थे और वो इंडिया आए थे। देखो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंडिया आए थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी बहुत ही ग्रेट ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन दी वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन के ऊपर इस बुक का नाम है। ठीक है ना, बुक का ये नाम है। देखो जब भी हम एनालिसिस करते हैं ना तो ऐसा नहीं होता है कि एक क्वेश्चन को पढ़ा, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन निकाल दिया, आ गया आंसर।
PYQs करने का मतलब होता है कि उसके अंदर आपके उन 4 ऑप्शंस में जितने भी ऑप्शंस दिए हैं ना, उन सभी के बारे में आप डिटेल में पढ़ो। आप अगर उन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हो, तो ऐसा होता है जैसे मान लो इस बार अकबर के बारे में पूछ ले, दीन ए इलाही के बारे में, अगली बार हुमायूँ से रिलेटेड कुछ पूछ ले या फिर शेरशाह सूरी से रिलेटेड कुछ पूछ ले। तो इस तरीके से क्या होता है, जब हम PYQs करते हैं तो हमारा ना एक-एक करके सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। बस ये हमारा जो है फायदा होता है इसमें। तो अभी अभी इन्होंने पूछ लिया कि ये जो है हमारा ज़ुआंग है ना, हर्षवर्धन के समय में हमारे जो है अ, आए थे इंडिया में। तो इनके बारे में ऐसा हो सकता है कि ये भी पूछ लें कि ये जो ट्रैवलर था इसने कौन सी बुक लिखी थी जिसमें इसने इंडिया के कन्नौज रीजन के बारे में एक्सप्लेन किया था या वेस्टर्न रीजन के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो यू शुड नो कि ग्रेट टांग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन करके बुक है इन्होंने लिखी। इस बुक के अंदर उन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी किस चीज के बारे में, इंडिया की सोसाइटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन थी इसके अंदर। एजुकेशन सिस्टम यहाँ का कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, रिलीजन कैसा है, इकोनॉमी कैसी है, पॉलिटिकल कंडीशन कैसा है, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने इसमें लिखा था। ठीक है, चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग एम्परर वाज कॉल्ड कलंदर? कलंदर इनमें से किस राजा को कहा गया? कलंदर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लाइफस्टाइल जब पर्सन एक जगह से दूसरी जगह चलता रहता है ना, सूफीज वगैरह जो गाना गाते थे, एक जगह आए गाना गाया, दूसरी जगह चले गए, फिर आए फिर गए, तो ये होता है हमारा कलंदर। ठीक है ना, तो कौन थे ऐसे किंग, ऐसा कौन सा एम्परर था जिसको कलंदर बोला जाता था? बताओ, अकबर, हुमायूं, शाहजहां या बाबर? बताइए। बाबर को, है ना, बाबर को कलंदर बोला जाता था। देखो, कलंदर बोला जाता था, ये फाउंडर थे मुगल एम्परर के। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन्होंने लड़ा। अब देखो, मैंने भी क्या कहा आपको कि जब हम ये करते हैं PYQs, जब हम सॉल्व करते हैं तो PYQs में जिनके भी बारे में दे रखा है आपको उन सभी के बारे में एक्सप्लेन करके पढ़ लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाती है। तो इसमें देखो, अभी हमने बाबर के बारे में पढ़ा, कलंदर, अकबर के बारे में पढ़ा, दीन इलाही, हुमायूं के बारे में देखो, इंसान काबिल, परफेक्ट मैन, पर्शियन कॉन्टेस्ट में होता है इंसान काबिल, ये इनको बोला जाता था। अकबर को अकबर द ग्रेट बोला जाता था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भी बोला जाता था, है ना। और इन्होंने दीन इलाही की स्टार्ट की थी, दीन इलाही स्टार्ट किया था, ये हमने अभी किया। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नर जनरल हु पार्टीशन बंगाल वाज? कौन थे? मिंटो, मायो, कैनिन या कर्जन? हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन भी स्टूडेंट ने सीटेट की प्रिपरेशन की है उनको बहुत अच्छे से पता होगा, बंगाल पार्टीशन उन्होंने पढ़ा होगा, है ना। तो बंगाल पार्टीशन में किसने पार्टीशन किया था बंगाल का? बताओ भाई, एनी आइडिया? हु हैज पार्टीशन बंगाल? लॉर्ड कर्जन, है ना। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? पार्टीशन किया था बंगाल का। कुंवर सिंह वॉज द जमींदार ऑन विच स्टेट? कुंवर सिंह जो थे वो कौन से स्टेट के जमींदार थे? बताइए। अवध के, बितौर के, बितौर, जगदीशपुर या बैरकपुर? तो जो ये कुंवर सिंह थे ये थे बिहार से, है ना। बिहार में एक जगह है जगदीशपुर, तो ये जगदीशपुर के जमींदार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मीन्स? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का? कांस्टेंट टेम्परेचर विद हाइट, यानी हाइट के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, या फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या फिर फ्लक्चुएट होता रहेगा, जैसे जैसे हाइट ऊपर नीचे होती रहेगी टेम्परेचर भी ऊपर नीचे होता रहेगा, या फिर डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट, कि हाइट के डिक्रीज होने से टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। बताओ, पता है? नहीं पता? इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट, है ना। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, हाइट घटती जाएगी तो टेम्परेचर भी घटता जाएगा। ठीक है ना। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, यहाँ पे आपने देखा, ये पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये पूरे के पूरे जो 6 क्वेश्चन है, ये छह के छह नहीं, पांच पांच क्वेश्चन किसके हैं? अभी हिस्ट्री के हैं। अभी हम लास्ट में बताऊंगी कि कितने हिस्ट्री क्या है, कितने ज्योग्राफी क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वॉयर इज एसोसिएटेड विद रिहांद प्रोजेक्ट? रिहांद प्रोजेक्ट जो है वो किस रिजर्वॉयर के ऊपर बनाया गया है? बताओ, जवाहर सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद सागर या गांधी सागर? बताइए। गोविंद बल्लभ पंत सागर पे रिहांद प्रोजेक्ट बनाया गया है ना। इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम डिटेल में पढ़े तो रिहांद रिवर है, रिवर का नाम ही है रिहांद, जो कि सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। किसकी है? सोन रिवर की। जो सोन रिवर है उसकी क्या है? ये ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? सहायक नदी, है ना, जिसमें से एक बड़ी नदी में से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। तो रिहांद रिवर जो है वो सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। कहाँ पर है? पीपरी में है। पीपरी कहाँ पे है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी में। ठीक है, यहाँ पर एक डैम बनाया गया जिसे क्या नाम दिया गया? रिहांद डैम। रिहांद रिवर पे बना है इसलिए रिहांद डैम है।
रिजर्वॉयर क्रिएटेड बाय दिस डैम इज गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है ना। ये सबसे लार्जेस्ट मैन मेड लेक है इंडिया में। अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे ही बड़ा लेक इंडिया में है ये, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। अब है शिपली, शिपकीला इस फेमस माउंटेन पास। कहाँ का फेमस माउंटेन पास है ये? सिक्किम का, उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, या जम्मू कश्मीर का? शिपकीला, बताओ, शिपकीला माउंटेन पास। अभी तक आपने देखा होगा हमारे इसमें अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने किए वो सारे के सारे क्या हैं? फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, फैक्ट्स बेस हैं। यू नीड टू मेमोराइज इट, लेकिन मेमोराइज करना भी इतना मुश्किल नहीं है। आपको स्टोरी याद रखनी है बस। स्टोरी याद है, सीरीज में याद है ना, आपको टाइम पीरियड याद है, तो क्वेश्चन इजीली आपका हो जाएगा। तो शिपकीला जो है माउंटेन पास वो हिमाचल प्रदेश में है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शिपकीला हिमाचल प्रदेश में है, लोकेटेड कहाँ है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। और सतलज रिवर एंटर इंडिया नियर इट्स पास, इस रिवर के पास जो ये हमारा शिपकीला है, शिपकीला पास, इसके पास कौन सा रिवर है? सतलज, सतलज रिवर एंटर करता है यहाँ पे। ओके, इट कनेक्ट इंडिया विद तिब्बत, इंडिया को तिब्बत से ये कनेक्ट करती है, तिब्बत से। और यहाँ पर क्या है? एक ट्रेड रूट भी है। अंडरस्टैंड? होप समझ आ गया होगा। चलो, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय, अष्टाध्यायी क्या है बताओ? अष्टाध्यायी मैंने ना एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी करके पढ़ाया हुआ है हिस्ट्री में। आप देख सकते हैं जाकर, प्लेलिस्ट में देख लीजिए आप। वहां पर सारे टॉपिक्स, मेजॉरिटी ऑफ सिक्स क्लास के जो टॉपिक्स है, सिक्स एंड सेवन्थ के, मैंने कवर किए हुए हैं। और ये सारे क्वेश्चन सिक्स सेवन के अंदर से ही आ रहे हैं। तो उसमें मैंने अष्टाध्यायी के बारे में भी डिटेल में बताया है कि किसने लिखा है, इसके अंदर क्या चीजें हैं, ठीक है। तो देखो, अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय पाणिनि। किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। और इसके अंदर ना ग्रामर है, व्याकरण, ठीक है, इनके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। तो देखो, अष्टाध्यायी के बारे में अगर हम बात करें तो फोर्थ सेंचुरी बीसीई में ये बनाया गया। संस्कृत ग्रामर के बारे में इसमें बात है। अष्टाध्यायी का मतलब होता है 8 चैप्टर्स, ठीक है ना। 4000 सूत्रास हैं इसके अंदर, यानी रूल्स हैं इसमें। और इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट साइंटिफिक वर्क ऑन ग्रामर इन दी वर्ल्ड। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो ये सबसे ही अर्लीस्ट और मोस्ट साइंटिफिक वर्क है ग्रामर के फील्ड में पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। अष्टाध्यायी लिखा किसने है? इसको पाणिनि ने लिखा है, ठीक है। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल था वो किसके शासन काल में जो है हेल्ड किया गया? बताओ, शिशुनागा, महापद्मानंद, कालाशोका, या फिर उदयभद्रा? बताइए। तो ये हुआ था कालाशोका के समय में। किसके समय में हुआ था? कालाशोका के समय में हुआ था। शिशुनाग डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। 100 ईयर्स आफ्टर बुद्धास डेथ के बाद इन्होंने ये किया था, करवाया था। ये बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे कराया था? वैशाली में कराया था। और इनका मेन मोटिव क्या था? जस्ट टू क्या करना था? टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को स्प्रेड करना था, है ना। टीचिंग ऑफ बुद्धा, बुद्धा ने जो भी टीचिंग कराई है उसको स्प्रेड करना था, लोगों तक पहुंचाना था, ये इनका मेन मकसद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर कंस्ट्रक्टेड इबादत खाना। इबादत खाना अकबर ने कहां पर कंस्ट्रक्ट किया? दिल्ली में, सिकंदरा में, सिकंदरा में, आगरा में, या फतेहपुर सीकरी में? इबादत खाना का मतलब क्या है? एक ऐसी जगह जहां आप बैठकर भगवान को याद कर सकते हैं, अल्लाह को याद कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं बेसिकली, है ना। तो इन्होंने कहाँ पे किया था? फतेहपुर सीकरी में करा था, ठीक है ना, फतेहपुर सीकरी। कब बनाया गया था ये? 1575 में, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन आए 1575 सीएस, सी सेंचुरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। द आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन द ईयर, आर्य समाज किस साल फाउंड किया गया? 1875 एडी, 1870 एडी, 1880 एडी, या 1865 एडी? तो आर्य समाज का फाउंडिंग कब हुआ था हमारा? 1875 एडी में, है ना। आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1875 बॉम्बे में, जो आज का मुंबई है। और किसने किया था? इसको किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती की बुक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्वामी दयानंद की जो है कौन सी बुक है जिसमें उन्होंने इसके बारे में बात की है, ठीक है। तो दैट इज सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में हुई। किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। क्या स्लोगन दिया था इन्होंने अपने उसमें? बैक टू द वेदास,
ठीक है। एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म को ये क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। सोशल रिफॉर्म करना, एजुकेशन को बढ़ाना, विडो रीमैरिज कराना, चाइल्ड मैरिज को रोकना, ये सब इनके इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है ना, वाज नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी केस। काकोरी केस से इनमें से कौन जो है वो बिलोंग नहीं करता, बताओ। अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहिरी, सूर्य सेन या राम प्रसाद बिस्मिल। आपको पता है अशफाक उल्ला खान भी इससे बिलोंग करते हैं, राजेंद्र लहिरी और राम प्रसाद बिस्मिल, ये है ना, इनको किसकी सजा हुई थी, फांसी की सजा हुई थी। एक इसमें नाम है सूर्य सेन, ये काकोरी से नहीं है, काकोरी केस से रिलेटेड नहीं है, देखो। ठीक है। रिवोल्यूशनरी लीडर थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एचआरए, इसके थे ये सारे रिवोल्यूशनरी लीडर्स। ठीक है ना। मेन रिवोल्यूशनरी में कौन कौन थे, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी। दो नाम और इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। देखो इस बार एग्जाम में क्वेश्चन में इन्होंने ना आपको ये 3 नाम दे दिए 2022 में जो थे, है ना। हो सकता है कि इस बार भी ये क्वेश्चन आ जाए और इसमें इस बार ये 3 नाम ना देकर दूसरे नाम दे रखे हो, जैसे कि आपको दे दे रोशन सिंह का नाम, है ना, चंद्रशेखर आजाद का नाम, जिसको जो अरेस्ट नहीं हुए थे, भाग गए थे, बाकियों को अरेस्ट किया गया था, और इनमें 3 को, बिस्मिल, खान और लहरी को वो दे दी गई थी, फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट। अब देखो सिविक्स में क्या है, जो सिविक्स के क्वेश्चंस हैं यानी पॉलिटी के क्वेश्चंस, इसमें ना पॉलिटी के क्वेश्चन में यूपी टेट में आपसे ये नहीं पूछते हैं कि रामपुर गांव का निवासी कौन था, वो शहर चला गया, शहर में जाकर उसने ये क्या वो क्या, ये सारी क्वेश्चंस इसमें नहीं आते। इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रॉपर फैक्चुअल, आर्टिकल्स आएंगे, आपके अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, आपके आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं आपके, इसमें जो है पार्ट्स आएंगे, ठीक है, शेड्यूल्स आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें ना आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। इसमें सिविक्स पॉलिटी की स्टोरीज नहीं चलती हैं, ठीक है। वो तो आपको पेपर एनालिसिस करते करते धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन है। तो विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट से डील करता है हमारा पार्ट 3, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द इश्यूज ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ पंचायती राज। तो हमें पता है 73rd अमेंडमेंट, जितने बच्चों ने सीटेट किया हो उन्हें पता होगा कि इस टॉपिक के ऊपर ही मैंने बहुत डिटेल में बताया। 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, ये सब क्या है ना। 44th अमेंडमेंट में ये था कि बेसिक स्ट्रक्चर से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, है ना। ये वो जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। 86 अमेंडमेंट में फ्री एजुकेशन के बारे में बात की गई। 42nd अमेंडमेंट में जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं ना। फर्स्ट 42nd अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर वर्ड यूज किए गए थे ना, कौन कौन से थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, आई गेस, एक बार रीचेक कर लेना, ये वर्ड्स इसमें यूज किए गए थे, ठीक है, ऐड किए गए थे। ओके, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, आईसीजे का ऑफिस कहां पर है, हेग में, लंदन में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में, बताओ। आईसीजे का ऑफिस कहाँ है, हेग में, है ना। देखो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, स्टैब्लिश हुआ 1945 में। इसका काम क्या होता है, दो कंट्रीज के बीच में, जैसे हमारे यहाँ कंट्रीज में क्या होते हैं, कोर्ट्स है ना, सुप्रीम कोर्ट है और हमारा हाई कोर्ट है, ठीक है ना। तो ये क्या काम करता है, डिस्प्यूट्स अमंग पीपल, है ना। और डिस्प्यूट्स अमंग किसके बीच में, अमंग पीपल, लोगों के बीच में अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट हो जाए उसको डील करता है। सुप्रीम कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, वो किसके बीच का डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व करता है, डिस्प्यूट्स अमंग स्टेट्स एंड यूनियन, है ना, इनके बीच का, यानी विद इन दी कंट्री, विद इन दी कंट्री जो कोर्ट काम करते हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हमारे सेशन कोर्ट्स वगैरह हैं। लेकिन आउटसाइड दी वर्ल्ड, अगर पाकिस्तान का इंडिया से कोई डिस्प्यूट हो जाए तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व कौन करेगा भाई, इस डिस्प्यूट को हमारे सॉल्व करने के लिए है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लोकेटेड कहाँ है, पीस पैलेस, हेग में पीस पैलेस है, उसके अंदर है ये आईसीजे। इनका मेन काम यही होता है कंट्रीज के बीच में पीस मेंटेन करना, शांति मेंटेन करना, वॉर जितना ज्यादा हो सके वॉर ना होने देना, वॉर को रोकना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इज लिस्टेड इन विच शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो हमारा है पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग, ये कौन से शेड्यूल में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में, कौन से शेड्यूल के लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट, यूनियन लिस्ट, रेसिडुअल सब्जेक्ट्स या फिर स्टेट लिस्ट, बताओ।
Population control and family planning is listed in which schedule in the Indian Constitution? क्वेश्चन में पूछा है इंग्लिश में कौन से शेड्यूल में और हिंदी में कौन से सूची में। यहाँ गड़बड़ कर दी इन्होंने भाई, इन विच शेड्यूल नहीं होना चाहिए, इन विच लिस्ट होना चाहिए, राइट। तो वो है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट हमारा किसके अंदर है? 7th शेड्यूल। ओके, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है? जिसमें जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों को लॉ बनाने का इक्वल राइट होता है ना, लॉ बनाने का या उस डिस्प्यूट को सही करने का इक्वल राइट इन्हें होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी? इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है? आर्टिकल 50, आर्टिकल 49, आर्टिकल 51 या फिर आर्टिकल 48? टेल मी। दैट इज आर्टिकल 51, है ना। आर्टिकल 51 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, वो रिलेटेड है फॉरेन पॉलिसी से, ठीक है। तो 51 किस में आता है? पार्ट 4 ऑफ डीपीएसपी, आपको पता है ना। पार्ट 3 में क्या है हमारा? पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट्स है, और पार्ट 4 में हमारा क्या है? याद रखना है, ये सारी चीजें ऐसे ही याद की जाती हैं, ये छोटे छोटे जितने भी पॉइंट्स है ना, ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 51 ये क्या काम करता है? प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, मेंटेन करता है जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन स्टेट्स नेशंस, रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज, एनकरेज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रीज, है ना, आर्बिट्रेशन एंड ऑल। कंट्री के अंदर आपको जो है शांति लेकर आनी है, तो आपने फंडामेंटल राइट्स बनाए, फंडामेंटल राइट ड्यूटीज बनाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए। इसी तरीके से अंडर आर्टिकल 51 में आप दूसरी कंट्री के साथ किस तरीके से रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से पीस मेंटेन कर सकते हैं, वो सारी बातें आर्टिकल 51 में कही गई हैं। अब आ जाता है हमारा भिलई स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन, भिलई स्टील प्लांट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? बताओ, टेल मी। मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? सोचिए। भिलई स्टील प्लांट, भिलई स्टील प्लांट हमारा लोकेटेड है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में है, स्टैब्लिश हुआ था 1955 में, और सेटअप हुआ विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन, यूएसएसआर ने हेल्प की थी इसे सेटअप करने में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल इसको ऑपरेट करता है, और इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील जो है प्लांट यहीं पर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक? इनमें से कौन सा सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है? तो सबसे पहले तो ये देख लें कि सेडिमेंट्री रॉक बनते कैसे हैं, है ना। ये भी मैंने जब ये सीटेट का सीरीज कराया उसमें ज्योग्राफी, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है ऑल दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें ना एक अलग से एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें ज्योग्राफी का वीडियो है वो, और उसके अंदर ना ऑल दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आस्क्ड इन उसमें था सीटेट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो वही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूपी टेट के अंदर भी है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी 6 to 10th क्लास का लिखा है मैंने, 6 to 10th। आप वहां से उसको देख सकते हैं, उसमें इन सभी चीजों के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स डिपोजिशन से बनते हैं, है ना। वो डिपोजिशन एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? विंड हो सकता है हमारा, फ्लड हो सकता है हमारा, है ना। बाढ़ आई, कहीं से बहकर अपने साथ मिट्टी लेकर आई और दूसरी जगह पर वहां पर डिपॉजिट करके वापस चली गई, है ना, इकट्ठा हो गया, और उससे हमारा सेडिमेंट्री रॉक धीरे धीरे फॉर्मेशन से सेडिमेंट्री रॉक बन गए, है ना। फॉसिल फ्यूल्स भी इसी से बनते हैं, फॉसिल्स, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल इसमें कौन से हो सकते हैं? शेल, मार्बल, ग्रेनाइट या स्लेट? विच वन ऑफ इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक? इनमें से कौन से हैं सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल? शेल, मार्बल, ग्रेनाइट या फिर स्लेट? स्लेट, ग्रेनाइट, मार्बल सब एक ही है, तो इसमें क्या है? शेल, है ना, शेल। देखो और भी एग्जांपल्स हैं इसमें, सेडिमेंट से बनते हैं ना, देखा, सैंड, मड, मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, इन सब के सेडिमेंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बन जाता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। तो इसके एग्जांपल है सैंडस्टोन। आपको इसके सारे एग्जांपल्स पता होने चाहिए, एग्जाम में नेक्स्ट टाइम ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है सेडिमेंट्री रॉक, राइट। तो आपको याद होना चाहिए, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमेरेट, मेरेट एंड कोल, ठीक है। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है ना, अंडरस्टूड। चलो, और कौन सा नहीं है इसमें? तो शेल आ गया, ये तीनों नहीं है। द टेल ऑफ अ कॉमेट ऑलवेज पॉइंट्स, कॉमेट अभी मैंने ज्योग्राफी का एक वीडियो अभी लाई हूं मैं, है ना। ज्योग्राफी का एक टॉपिक हमने भी पढ़ा है जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम, मोशन ऑफ अर्थ और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है। तो उसमें एक क्वेश्चन मैंने कराया था कॉमेट के बारे में, है ना। कॉमेट, कॉमेट के बारे में मैंने कराया जिसको हम टूटता तारा बोलते हैं, है ना। आसमान में कोई भी ऐसा उगता हुआ जाता है, टूटता हुआ तारा, हमें लगता है वो हमारी विश पूरी होने वाली है, जब भगवान जी के पेपर में पास करा दे,
है ना, ऐसे बोलते हैं कुछ। सो कॉमेट बेसिकली टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वो एक गैस का चैम्बर है ना, गैस है, गैसियस सब्सटेंस, जो कि आसमान से पूंछ के जैसा होता है, वो ऐसा उड़ता हुआ नीचे की तरफ आता है, ठीक है, स्पीड में। तो कौन से डायरेक्शन में चलता है? टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, या फिर हमेशा सन से दूर, या फिर हमेशा सन के पास, या फिर साउथ ईस्ट? बताओ। देखो अगर सन ईस्ट में है ना, तो ये कॉमेट वेस्ट की तरफ भगेगा। अगर सन वेस्ट में है, तो ये कॉमेट हमेशा ईस्ट की तरफ भगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अवे फ्रॉम द सन, ये सन से दूर दूर भगता है, जहां सन है उसके पास नहीं जाएगा, उससे दूर भगेगा, कि कहीं ये सन मुझे भी सनसना ना कर दे, है ना, गायब ना कर दे, जला ना दे, क्योंकि सन में हीट बहुत है ना। चलो, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल डेजर्ट? इनमें से कौन सा ट्रॉपिकल डेजर्ट नहीं है? क्वेश्चन आता है ट्रॉपिकल डेजर्ट है क्या? फिर क्या होता है ट्रॉपिकल डेजर्ट? ट्रॉपिकल डेजर्ट होता है जहां बहुत ज्यादा हीट होती है, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत हाई है ना, वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, रेनफॉल वेरी लो, है ना, बारिश हो ही नहीं रही, बहुत ही कम बारिश हो रही, तो उसे बोलते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट, सूखा पड़ गया है ना। तो इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ट्रॉपिकल डेजर्ट का? गोबी, अरेबिया, कालाहारी या अटाकामा? देखो है तो ये सारे के सारे डेजर्ट ही, सारे ही डेजर्ट्स हैं, ठीक है ना। लेकिन इनमें से ट्रॉपिकल डेजर्ट का मतलब क्या हो गया? वेरी हीट होती है ना, बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, पूरा सूखा पड़ा है, आप एक सेकंड भी वहां खड़े नहीं हो सकते, प्यास लग जाएगी, पानी नहीं है, है ना। तो वो है हमारा अरेबिया भी है, कालाहारी, अटाकामा, ये सारे के सारे ही हमारे ट्रॉपिकल डेजर्ट में आते हैं, वेरी वेरी हॉट डेजर्ट्स। गोबी, गोबी जो है ये हमारा डेजर्ट है, लेकिन ये जो गोबी है ये कोल्ड डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है? कोल्ड डेजर्ट, ठंड है यहाँ पर, ठंडक बहुत ज्यादा है। तो नॉट अ ट्रॉपिकल वाले में आप क्या लिखोगे? गोबी, है ना। गोबी इज नॉट अ ट्रॉपिकल डेजर्ट, अंडरस्टैंड। चलो, मूव ऑन टू नेक्स्ट। अच्छा, इसके बारे में और भी कुछ है इसमें, ये देखो इसमें दे रखा है ट्रॉपिकल डेजर्ट वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी 15 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड पर होता है ये। सिचुएटेड सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, ये सारे के सारे हमारे क्या है? हॉट डेजर्ट्स में आते हैं। अटाकामा जो है वो चिले साउथ अमेरिका में है, कोस्टल डेजर्ट है, ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन दी अर्थ है ये, ठीक है, ये। सो अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ मैप कैन बी अंडरस्टूड बाय वे ऑफ, किस तरीके से मैप को समझा जाता है कहीं पर भी, किसी भी यूनिवर्सल लैंग्वेज का मतलब होता है एक ऐसी भाषा जिसका इस्तेमाल धरती के हर कोने में किया जाए। तो मैप के लिए ऐसी कौन सी लैंग्वेज है? वो है कन्वेंशनल सिंबल्स, ठीक है ना। अगर नदी का सिंबल है तो वो नदी का सिंबल इस तरीके से और ब्लू कलर में, वो हर जगह ही होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड यही होगा। अगर रोड का सिंबल उन्होंने इस तरीके से बना रखा है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड रोड का सिंबल ऐसा ही होगा। अगर जेब्रा क्रॉसिंग का सिंबल उन्होंने ऐसा बना रखा है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जेब्रा क्रॉसिंग का सिंबल ऐसा ही होगा, ठीक है ना। अब आ जाता है यू शेप वैली इज फॉर्म बाय, यू शेप वैली किसकी मदद से बनती है? विंड, रिवर, सी वेव्स या फिर ग्लेशियर? यू शेप वैली वो है ग्लेशियर की मदद से, है ना। और वी शेप, अगर अभी यू शेप आया, अब वी शेप आ जाए तो रिवर इरोजन, है ना। किससे बनती है हमारी? रिवर इरोजन से, वी शेप वाली। तो आपको पता होना चाहिए, इस बार एग्जाम में यू शेप पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम एग्जाम में वो वी शेप पूछ लें तो कैसे करोगे? तो यू शुड नो, रिवर से बनती है वी शेप, और ग्लेशियर से बनती है यू शेप। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? अब कुछ कहेंगे सिडनी है, कुछ कहेंगे मेलबर्न है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन फंस जाएगा और मार्क्स कट जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो है कैनबेरा। मेलबर्न और सिडनी के बीच में हुआ कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, और एक जगह इन्होंने डिसाइड कर ली, दैट इज कलबेरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल होगा, ठीक है। चलो, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द राइटर ऑफ राजपूत पेंटिंग? राजपूत पेंटिंग का राइटर कौन है? डब्ल्यू जी आरकर, राय कृष्णा दास, नन ऑफ द अबव, या आनंद के कुमार स्वामी? बताओ, कौन है राजपूत पेंटिंग का राइटर? वो है हमारे आनंद के कुमार स्वामी, ठीक है। क्या है? हमारे राजपूत पेंटिंग के राइटर हैं वो। क्या है इस राजपूत पेंटिंग में?
इसके अंदर डेवलप हुआ राजस्थान में, नियर बाय रीजन में। थीम इसके अंदर हिंदुस्तान, हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड, कृष्ण लीला से रिलेटेड, है ना, कोर्ट का सीन है, नेचर है, लव थीम्स है, इन सब से रिलेटेड पेंटिंग की गई है। तो वो है हमारा राजपूत पेंटिंग, जिसे किया है किसने? आनंद के कुमार स्वामी ने। अगला क्वेश्चन, टुडे इंडिया डज नॉट नीड गीता बट नीड्स अ फुटबॉल ग्राउंड, दिस थॉट वाज गिवन बाय विच थिंकर? कि इंडिया को गीता की जरूरत नहीं है बल्कि एक फुटबॉल ग्राउंड की जरूरत है। कहने का मतलब क्या हो गया? इफ वी वांट टू डेवलप इंडिया, है ना, इंडिया को अगर आपको डेवलप करना है, यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पर इन्वेस्ट करिए, स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट करिए, हमारे यूथ में इन्वेस्ट करिए, है ना। हमें इन्हें टुवर्ड्स वेदास ले जाकर या फिर गीता का ज्ञान देकर वी कैन नॉट डेवलप आवर कंट्री, है ना, अपनी कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते हम। तो ये थॉट किसका था? प्लूटो ने कहा था। प्लूटो तो बहुत ही पुराने थिंकर है ना। बताइए, रूसो, राधा कृष्णन या स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही। ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन द ईयर, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम? 1957, 1955, 1960 या 1952? बताओ। व्हाट वाज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम? ये था डेवलपमेंट ऑफ विलेज एरियाज। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ किस चीज की डेवलपमेंट की बात कर रहे थे ये? विलेज एरियाज की। ठीक है ना। तभी ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था। और इसी को आगे चलने के बाद ये फिर 73rd अमेंडमेंट भी हुआ, फिर 74th अमेंडमेंट भी हुआ। इसी के तर्ज पे ये सारी चीजें की गई थी, जब बाद में डेवलपमेंट प्रोग्राम को हटाकर फिर ये सारी चीजें की गई थी। ठीक है ना। तो ये आया था हमारा 1952 में। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से केस में था? वो था केशवानंद भारती केस में, कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इस बारे में बात की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर हैज द पावर टू रिजर्व अ बिल फॉर प्रेसिडेंट्स एसेंट? है ना। यानी किस आर्टिकल के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को ये पावर दी जाती है कि आप क्या करो, किसी भी विधेयक को यानी किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के स्वीकृति के लिए आपको सुरक्षित रखना है। किस आर्टिकल के अंडर उसको ये पावर दी गई है? आर्टिकल 108, 213, आर्टिकल 52 या आर्टिकल 200? दैट इज आर्टिकल 200। क्या है आर्टिकल 200 में? इसके अंतर्गत कोई भी जो बिल पास होता है स्टेट लेजिस्लेचर में, गवर्नर क्या कर सकता है? अपना एसेंट दे सकता है, विदाउट एसेंट भी उसे विदहोल्ड कर सकता है, बिल को रिटर्न भी कर सकता है, एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल रिटर्न नहीं कर सकता, अदरवाइज कर सकता है। रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भी वो बिल को अपने पास रख सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें अंडर आर्टिकल 200 है। अब द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज, है ना। जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का, उसको इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स के द्वारा वो किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ मेंबर, इसके अंदर कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ दी हाउसेज होते हैं, या फिर सारे ही मेंबर, पूरे हाउस में जितने भी मेंबर हैं, चाहे वो इलेक्टेड हैं चाहे वो नहीं है, ऑपोजिशन वाले भी और गैर ऑपोजिशन वाले भी, सब, या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट के इलेक्टेड मेंबर, या फिर सारे ही मेंबर काउंसिल ऑफ स्टेट्स के? बताओ। तो देखो, वाइस प्रेसिडेंट को अगर इलेक्ट करना है तो इलेक्टेड मेंबर ही होंगे बोथ दी हाउसेज के, है ना। दोनों ही हाउसेज के चुने हुए लोग ही वाइस प्रेसिडेंट को चुनेंगे, ये नहीं कि कोई भी चुन लेगा। देखो, अब आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पर। विच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क? इनमें से कौन सा कंट्री सार्क का मेंबर नहीं? सार्क का मतलब क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, है ना। सार्क का फुल फॉर्म हमारा क्या है? अगर एग्जाम में कहीं पूछ लें फुल फॉर्म, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है ना इनका। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी रीजन के आसपास के रीजन के कॉर्पोरेशन आसपास के रीजन के कॉर्पोरेशन के लिए एक एसोसिएशन बनाया गया है कि साउथ एशिया के अंदर जितने भी कंट्रीज आती है वो सारे के सारे मिलकर एक दूसरे को क्या करेंगे? कॉपरेट करेंगे। तो इनमें से कौन सा है जो कि मेंबर नहीं है उसका? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या जापान? तो वेरी ऑब्वियस है, जापान इज नॉट द मेंबर। ठीक है ना। तो सार के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लो। सार का मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जो भी बताया मैंने। 8 दिसंबर 1985 को ये जो है स्टैब्लिश हुआ, ढाका में हुआ। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल में है। ये
8 मेंबर्स हैं, ये याद कर लो। अभी तो क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम कि अभी जो हमने किया कि कौन मेंबर नहीं है, अब ये भी आ सकता है अगली बार कि कौन मेंबर है। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने 2007 में ज्वाइन किया था। ठीक है, तो दीज आर द 8 कंट्रीज, 8 मेंबर कंट्रीज ऑफ सार्क। तो देखो यहाँ पर हमारा हो जाता है ये कंप्लीट। हमने पी वाई क्यूज 2022 के पी वाई क्यूज किए हैं ना, ये है ना। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, ये सारे पी वाई क्यूज करके बताओ। हम्म, तो इन पी वाई क्यूज को करके हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो है 60 में से 35 टू 30 टू 35, या फिर आप कह लो 35 टू 40 क्वेश्चन हमारे किस में से आते हैं, 35 से लेके 40 क्वेश्चंस जो है हमारे, वो आ गए हैं हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स में से। ठीक है, और तीनों के तीनों फैक्चुअल थे। आपने देखा एक भी क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है ना। तो अब फैक्चुअल क्वेश्चन करने के लिए यू नीड डीप अंडरस्टैंडिंग, राइट। अब डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी, बट आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने जो ये सीरीज चलाई है यूपी टेट के लिए, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सीरीज, आप बस उसको फॉलो कर लीजिए। अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो 35 से 40 क्वेश्चन जो आपका एसएसटी का है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। आपको किसी भी तरीके की कोई पेड बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद से एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आपको ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, प्लस आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, नोट्स फॉर्म में मिलेंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं वहां पर। हर वीडियो के एंड में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं, नीड पीडीएफ, पीडीएफ कमेंट करिए या नोट्स कमेंट करिए, मैं आपको टेलीग्राम में उसका जो है पीडीएफ या नोट्स प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ तक में आपने देख लिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। कभी भी एमसीक्यू ऐसे ही नहीं वो किया जाता है। आपने सोचा कि आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो देखिए ऐसा नहीं है। मैंने खुद सीटेट यूपीटेट सब क्लियर किया हुआ है, तो आई नो एमसीक्यू करने से कुछ फायदा नहीं होता है। एमसीक्यू करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि आपके पास 4 गोल्डन मंथ्स हैं। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप धीरे धीरे करके एक अपना पैटर्न बनाइए। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपका एक डिटेल पैटर्न बना सकती हूँ, बता सकती हूँ आपको कि आपको क्या क्या चीजें कैसे कैसे पढ़नी है, कितने कितने घंटे पढ़नी है, जिससे कि आपका पेपर अच्छे से क्लियर हो जाए। और देखिए यूपी टेट क्लियर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नया आयोग आएगा, उनकी क्या डिमांड होगी, वो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं, वो हमें नहीं पता। जरूरी नहीं है कि वो सीटेट को इस बार भी जो है लागू करें अपने गवर्नमेंट वैकेंसीज में। ऐसा हो सकता है कि वो ये कहते हैं कि यूपी टेट का क्लियर होना जरूरी है, जैसे कि हरियाणा और हमारे अदर राजस्थान स्टेट वाले करते हैं। ठीक है ना। सो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू हमारे सब्जेक्ट के हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं अब हम अपने आप अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और अपने गवर्नमेंट जॉब के सपने को बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए। डेफिनेटली यू विल सक्सीड।